एग्जाम्पल 5 पे हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है। अब आप इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख रहे थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की उसने बताया कि आपको क्या चीज़ है, टू एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब इस केस में हो क्या रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो कि आपके पास एक्सपोनेंशियल, वैसे तो आप अगर आप इंटीग्रेशन अगर हम इसकी रिकॉल करें तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन हमने सिंगल पावर में पढ़ी हुई है कि ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास डी एक्स, लेकिन हमने एक्स स्क्वायर की नहीं थी पढ़ी इंटीग्रेशन। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल में आपके पास हायर पावर चली जाती है तो ये इसकी इंटीग्रेशन तो जस्ट एज इट इज़ ई की पावर एक्स ही आ जाती है। तो इसी तरह से जनरली अगर आप कर लेते हो कि मे बी अगर कोई कांस्टेंट साथ हो तो वो क्या आएगा, ई की पावर 2x ही आ जाएगा। और साथ में क्या आएगा, जो पावर का डेरिवेटिव है, पावर का डेरिवेटिव इस केस में लोगे तो 2 आएगा, तो पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाता है। लेकिन अब इस वाले केस में, इस एग्जांपल के केस में हुआ क्या है कि ई की पावर एक्स क्यूब दिया हुआ है आपको। अब आप एक और चीज़ साथ में ऑब्जर्व करो, हम ये देख रहे थे कि फंक्शन है और जो फंक्शन आपके पास है उसका इनसाइड जो भी पोर्शन बन रहा है जी ऑफ एक्स क्या है, साथ में डेरिवेटिव दिया हुआ कि अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हो एक्सपोनेंशियल में, एक्स क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव लो तो क्या चीज़ आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास बन जाता है, अगर इसका बार कैलकुलेट करते हो सो दिस बार इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके पास, तो यहाँ से अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर लो कि एक्स के क्यूब को अगर हम क्या कर लें सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एज अ यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, यू इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो यहाँ से आपके पास डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू विल बी इक्वल टू 3x का स्क्वायर डी एक्स। देन फर्दर क्या होगा, यहाँ पे अब आपके पास x का स्क्वायर dx पड़ा हुआ है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 के लिए आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम और 3 को क्या करेंगे, डिवाइड भी करा देंगे। और फिर क्या है आपके पास e विल बी द फंक्शन इन u एंड दिस फैक्टर विल बी du। और सिंपली आपके पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एज अ कांस्टेंट 1/3 बाहर है, सो e की पावर u du है, और सिंपली e की पावर u पे ये वाला रूल लगेगा कि e की पावर u ही आ जाएगी, एंड देन इंटीग्रेशन लेने के बाद आप क्या करोगे, बैक सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। इसी तरह से उसने एग्जांपल 6 आपको फर्दर बताई है, वो ये कह रहा है कि सम टाइम आपके पास इस तरह से का फैक्टर की आपके पास आएगी क्वेश्चंस कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन या सब्स्टिट्यूशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आप खुद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराओगे डिफरेंट सिनेरियोज में या डिफरेंट क्वेश्चन में, डिफरेंट आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप यूज्ड हो जाओगे कि अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है। तो इसमें उसने एग्जांपल दिया कि ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब इस तरह से आपने कुछ भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर के साथ नहीं था पढ़ा हुआ। अब करेंगे क्या, उसने ये किया है कि ई की पावर एक्स को अगर आप लिख लेते हो कि ई की पावर एक्स डिनोमिनेटर में ये फैक्टर क्या बन जाएगा, 1/e की पावर एक्स। और अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो कि अगर आप एलसीएम ले लेते हो, ये फैक्टर है डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स ओवर एक्स, और ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ऊपर आपके पास सिंपली डी एक्स ही पड़ा हुआ है, ये फैक्टर है जिसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो कि आप इसका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये इसका एलसीएम क्या आएगा कि ई की पावर एक्स आ गई। अब ये जो एलसीएम है ये क्या है, इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, टू टाइम जब ई की पावर एक्स होगा तो बेस सेम हो तो वो क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। यानी ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, एन प्लस ये क्या फैक्टर आ जाएगा, ये ई की पावर एक्स डिनोमिनेटर में है, ये और ये एलसीएम सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली 1, और ऊपर आपके पास वैसे ही डी एक्स पड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि ये वाला जो फैक्टर है बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होके क्या बन गया, ई की पावर 2x प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर में भी फर्दर फ्रैक्शन की फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो ये साइड क्या है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो रही है नीचे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में ये चीज़ बन गई। अब आप देख सकते हो कि अब उसने ये बताया है कि अगर आप u को सब्स्टिट्यूट कर जो e की पावर x और u स्क्वायर आपके पास फिर इस केस में क्या बन जाएगा, e की पावर 2x। तो अब आप देखो कि यहाँ से u e की पावर dx, यहाँ से क्या बन जाएगा, du इक्वल आ जाएगा किसके,
ई की पावर एक्स डी एक्स के, जो कि ऑलरेडी ऊपर पड़ा हुआ है। तो ऊपर वाला फैक्टर आपके पास क्या चीज़ है, ऊपर वाला फैक्टर हमारे पास यू डी यू बन गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन गया, यू स्केयर प्लस वन की 1/u²+1, या इसकी आपने इंटीग्रेशन इस तरह से पढ़ी हुई होगी कि इंटीग्रेशन आपके पास इसकी आ जाती है 1/x का फार्मूला था, आपने पढ़ा था कि 1/x के केस में आपने क्या करना है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है, ये थी इंटीग्रेशन कि 1/x² + 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है। ये फार्मूलाज थे आपके पास सेकेंड ईयर में, ये एज इट इज़ आप अगर भूले हुए हैं, जिसमें वो क्या करेगा, उसको वहाँ से रिवाइज करेगा। तो ये इसकी कोड आता है tan इनवर्स ऑफ x, इनवर्स फंक्शन के फार्मूलाज है +1। सो अब आपके पास ये फैक्टर किस में आया हुआ है, ये u में बना हुआ है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ u। और फर्दर स्टेप में आपने क्या किया कि बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से सीकेंट x, आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है सीकेंट स्क्वायर x की। अभी जो ऊपर आपने देखा था कि सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, जस्ट tan x आ जाता है आपके पास, लेकिन जस्ट सीकेंट x की नहीं पड़ी। तो उसके लिए उसने क्या किया, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसने मल्टीप्लाई करवा दिया किस फैक्टर से, सीकेंट x + tan x डिवाइडेड बाय सीकेंट x + tan x से उसने मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई कराने से फर्दर क्या किया है उसने, वो जो बाहर सीकेंट x पड़ा हुआ था उसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फैक्टर बन गया आपके पास, ये फैक्टर बन गया सीकेंट स्क्वायर x + सीकेंट x tan x। तो अब वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसके इक्वल, कि ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन पड़ा हुआ है पूरे का पूरा किसके इक्वल है, tan x + सीकेंट x। तो इसका अगर आप डी यू कैलकुलेट करो तो ये क्या आ जाएगा, tan की इंटीग्रेशन आ गई सीकेंट स्क्वायर x, और सीकेंट की इंटीग्रेशन आ गई सीकेंट x tan x, विच इज़ ऑलरेडी वी हैव इन न्यूमिनेटर। सो सब्स्टिट्यूशन क्या हो गई, डिनोमिनेटर वाले को u लिख लिया, तो ऊपर क्या बन गया पूरे का फैक्टर डी यू। सो 1/u की इंटीग्रेशन क्या होती है, या 1/x की इंटीग्रेशन आपने पढ़ी थी नेचुरल लॉग मॉड ऑफ x। तो अब ये वही लग जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ आ गई आपके पास 1/u डी यू, तो नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ u + c आ गया आपके पास। एंड देन फर्दर आपने क्या किया, u की बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी, तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x + tan x आ गया आपके पास। फर्दर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब ये आप खुद ही से करोगे, वापस आपने देखना है कि क्या चीज़ है। इनसाइड जो भी आपके पास पड़ा हुआ है ब्रैकेट में फंक्शन की क्यूब रूट है, और जो फंक्शन किसका लिया हुआ है, z² + 1 का। z² का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो क्या बनेगा, 2z आ जाएगा। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन आप ये कर सकते हो कि u को आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया z² + 1 के, और ऊपर क्या फिर बन जाएगा डी यू इक्वल आ जाएगा 2z dz के। तो डिनोमिनेटर में आ गया 1/u का क्यूब रूट, 1/u का क्यूब रूट का आपने क्या करना है, पावर रूल से इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करना है। फर्दर क्या है अब इस केस में, इस केस को भी हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो सिंपल 2 आता है, जो कि यहाँ पे नहीं पड़ा, लेकिन इसमें इसके साथ क्या चीज़ है, u ऑलरेडी x एक एक्स्ट्रा x पड़ा हुआ है। तो अब इस पे क्या चीज़ है, यहाँ तो ये ऑप्शन था अगर आपको याद हो। एक वे आपके पास ये होता है कि आप इसको अगर सेकेंड ईयर में अगर आपको याद हो तो हमने उसमें पढ़ा था फार्मूला प्रोडक्ट रूल का, वो जो इंटीग्रेशन का था। यहाँ पे वो किस तरह से कर रहा है, वो भी सिनेरियोज थे कि कब आप वो वाला रूल लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ उसने पावर रूल से करके बताई है आपको, सॉरी सब्स्टिट्यूशन से, कि किस तरह से आप सब्स्टिट्यूट करोगे। इनसाइड u को उसने क्या कर दिया 2x + 1 को, तो बाहर भी एक x पड़ा हुआ था, तो यहीं से उसने वैल्यू x की भी ड्राइव की है, यहाँ से x की वैल्यू ड्राइव करी है। किस तरह से की, कि यहाँ से 1 इधर जाके माइनस हो गया, और फिर 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो उस केस में आपके पास x किसके इक्वल आ गया, x ये आ गया इसके पास, वो जो ऊपर आपने सब्स्टिट्यूशन की है वहीं से आपने x की वैल्यू ड्राइव की है। x की वैल्यू क्या आ गई, u - 1/2। तो ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है वो किसके इक्वल बन गया, इस फैक्टर के। और देन अब आप क्या करोगे, इस स्क्वायर रूट u को इनसाइड मल्टीप्लाई करा दो। इनसाइड मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, सिंपली पावर की फॉर्म में बन गया। पावर की फॉर्म में जब बन गए तो डिफरेंट फैक्टर u के, तो अब उसके पास क्या चीज़ है, अब इस पे पावर रूल लगा के आप u पे इंटीग्रेशन कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, नेक्स्ट एग्जांपल उसने आपको क्या दी हुई है,
आपको साइन स्क्वायर एक्स की, अब साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं आपने पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन का, साइन एक्स का पढ़ा है या कॉस एक्स का पढ़ा है। तो अब उसने यहाँ पे क्या किया, उसने डबल एंगल आइडेंटिटी लगा दी। यूजिंग द डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो यहाँ पे ये वही चीज़ उसने अप्लाई की है, अप्लाई करके क्या किया है, 1/2 जो डिनोमिनेटर में था 2 एज अ कांस्टेंट बाहर चला गया, तो फैक्टर क्या बन गया 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, कॉस 2x की इंटीग्रेशन क्या आ गई साइन 2x डिवाइडेड बाय एंगल का उसने डेरिवेटिव लिख दिया। और उसके बाद क्या चीज़ है, फर्दर उसने सिंप्लीफाई करके इसी तरह से कॉस वाले पे भी उसने क्या किया है, डबल एंगल आइडेंटिटी लगाई है और फर्दर उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या चीज़ हम करने लगे हैं, अब आ गई आपके पास एप्लीकेशन एरिया बिटवीन द कर्व। एरिया बिटवीन द कर्व क्या चीज़ है, उसने ये बताया कि अगर टू इस तरह की सिचुएशन है, टू डिफरेंट कर्व्स हैं, लेट्स से एफ एंड जी आर द कंटिन्यूअस विद एफ क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स थ्रू आउट द इंटरवल। सो बेसिकली क्या चीज़ है, थ्रू आउट इंटरवल ए बी। अब आप ए बी इस फैक्टर में अगर आप ऑब्जर्व करो तो ए बी क्या है, इसकी लिमिट्स। वो ये कह रहा है कि जो आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी हुई हैं ड्यूरिंग द फॉर दैट पार्ट ऑफ द डोमेन, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर है जी ऑफ एक्स के, तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह से बनेगा, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह से देख सकते हो ग्राफिकली। अब जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का ग्रेटर होने का मतलब ये है कि जगह अगर आप दोनों का ग्राफ बनाते हो, एफ ऑफ एक्स का भी बनाओ जी ऑफ एक्स का भी बनाओ, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो आएगा हमेशा एक को उसने ब्लू लाइन से शो किया हुआ है, दूसरे को उसने क्या किया है, येलो लाइन से शो किया हुआ है। तो ये लाइन अगर आप देखो तो ये क्या चीज़ है, ये ऊपर आ रही है, येलो वाली लाइन क्या है, नीचे है। तो ऊपर वाले कर्व को उसने क्या कह दिया, अपर कर्व, और जो येलो लाइन है उसको क्या कह दिया, लोअर कर्व। तो एफ ऑफ एक्स जिस भी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है ओवर द पर्टिकुलर डोमेन, ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। जनरली उसने कोई भी रैंडम आपको कर्व बना के दिया है कि ये सिचुएशन होगी। तो अब अगर आपको इंटीग्रेशन करनी है ए टू बी और इस तरह की ये सिचुएशन है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स थ्रू आउट द इंटरवल। सो अब होता क्या है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स गिव्स यू द एरिया बिटवीन द रीजन, बिटवीन कौन सा वाला, ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे सारे का सारा ब्लू वाली फॉर्म में किस तरह से हुआ है, इनक्लोज। अगर आप एरिया का वो कल बता रहा है कि एरिया अगर आपने कैलकुलेट करना था तो हुआ क्या कि अगर एरिया इस तरह से जो भी आपने क्लोज रीजन अगर करना है, तो आप ये देख लो कि क्लोज रीजन करने के लिए एटलीस्ट 4 डिफरेंट कर्व आपको चाहिए। अगर आप रेक्टेंगल थी तो उसकी 4 साइडें थी। तो जनरली अगर प्रॉपर एक शेप नहीं है, रैंडम बिगड़ी हुई थोड़ी शेप है, तो ऊपर से भी कुछ और तरह की है, नीचे से किसी भी और तरह की है, तो फिर भी अगर आपने कुछ रीजन कर्व क्लोज करना है तो आपको 4 डिफरेंट आपको कर्व चाहिए। किस तरह से, यहाँ 4 बाउंड्रीज चाहिए आपको। ये जो 2 बाउंड्रीज हैं जो वर्टिकल लाइंस के थ्रू डिफाइन हुई हैं, तो वर्टिकल लाइन के थ्रू आपके पास हमेशा किसके थ्रू आ जाएगी, ये लिमिट के थ्रू, लिमिट वाली वैल्यू दे देगी। लेफ्ट वाली साइड आपकी लोअर लिमिट बन जाएगी और राइट साइड जो भी है डायग्राम से अगर आप देखो तो अपर लिमिट बन जाएगी। जो ऊपर का कर्व है वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स देन माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला है जो कि आपको ये शेडेड रीजन जो कि क्लोज हुआ है किसके थ्रू, लेफ्ट एंड राइट टू वर्टिकल लाइंस के थ्रू है, एंड ऊपर और नीचे क्या चीज़ आ गई है, अपर कर्व एंड लोअर कर्व, 2 डिफरेंट कर्व्स आए हुए हैं। तो इन इस तरह से अगर एरिया शेड हो रहा था तो इस शेडेड एरिया का इंटीग्रेशन आपको क्या दे देती है, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया उसने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक ये कर्व है, दूसरा कौन सा वाला कर्व है, दूसरा उसने बताया है कि बिलो। अब वर्डिंग में उसने बता दिया कि अबव ये वाला कर्व है, बिलो ये वाला कर्व है, और लेफ्ट साइड ये वाली है और राइट साइड ये वाली है। तो हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें डायग्राम वैसे तो हम बना सकते थे कर्व्स अगर आपके पास, लेकिन अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, हमने e की पावर x सिंपली का किया है ग्राफ, लेकिन मैनुअली जो आपने चैप्टर 1 में ग्राफ किए थे एक्सपोनेंशियल में, जब आप एक लीनियर फंक्शन x ऐड कराते हो तो इसका नहीं आपने पढ़ा हुआ। तो सिंपली किसी भी तरह का इसका कर्व हो सकता है। अगर हम इमेजिन करें तो लेट से ये जो y है उसने खुद ही बताया हुआ कि ये अबव है। अब जब अबव है तो किसी भी तरह का होगा, तो किसी भी तरह के शेप में, लेट से ये इसकी शेप है, उसके बाद हमें नहीं पता कैसी शेप है लेकिन हमने खुद से ज्यूम करनी। उसके बाद लोअर ले ये वाला कर्व है एक्सपोनेंशियल बाय 2, एक्सपोनेंशियल की ग्राफ की शेप हमें कुछ पता है कि इस टाइप की होती है, ये इस तरह से बेंड हुई हुई ये। और लेफ्ट साइड क्या है, x की वैल्यू 0, सो x की वैल्यू 0
इससे ये वर्टिकल लाइन बन गई x की वैल्यू 0 पे, और दूसरी वाली कौन सी वर्टिकल लाइन है, x की वैल्यू 1 पे वर्टिकल लाइन बन गई। तो टोटल शेडेड एरिया क्या बन गया, शेडेड रीजन ये बन गया। अब इस शेडेड रीजन का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो अभी ऊपर आपने फार्मूला पढ़ा है, जो ऊपर वाला कर्व है वो आएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और लिमिट क्या आएगी, ये वाली लोअर लिमिट है लेफ्ट वाली साइड, एंड राइट साइड क्या आ गई आपके पास लोअर लिमिट। ये उसने ग्राफ भी आपको यहाँ पे बता दिया कि ये ग्राफ है, लेकिन इस वाले केस में आपको पूछा नहीं हुआ था ग्राफ, खुद से उसने बता दिया कि ये ग्राफ है। वर्डिंग में जब उसने बताया तो आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इस केस में उसने जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बुक पे आपको दी हुई है। तो अब इस केस में क्या है, लोअर लिमिट आपकी लेफ्ट, जो लेफ्ट के थ्रू बाउंड हुआ है एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट, जो राइट के थ्रू बाउंड हुआ है वो अपर लिमिट, और जो ऊपर कर्व है वो वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो नीचे कर्व आ रहा है, बिलो कर्व आ रहा है, वो क्या बन गया आपका जी ऑफ एक्स। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आना था, एफ ऑफ एक्स अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आपने करना था, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स किया, और ए टू बी आपने लिमिट अप्लाई करनी थी, और उसकी जो भी इंटीग्रेशन होगी वो शेडेड रीजन, ये जो ब्लू पोर्शन बन रहा है इसका एरिया दे रही है। करोगे क्या, कैलकुलेट करना। मेन स्टेप काम ये है कि आपको इसका ये फार्मूला लिखना आना चाहिए। फार्मूला लिखने के बाद काम बाकी फर्दर वही है कि जो आपने लास्ट लेक्चर में किया था, कि अब ये क्या बन गई है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस वाले क्वेश्चन को ज़रा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई किया, क्या चीज़ आ गई है आपके पास कि 1/2 माइनस 1/2 ई की पावर एक्स है, इधर भी ई की पावर एक्स 1/e की पावर एक्स है। तो उसने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, फर्दर जॉब आपकी है। इंटीग्रेशन करने के बाद उसने क्या किया, सेपरेटली 3 फैक्टर्स थे, तीनों के तीनों फैक्टर्स पे उसने इंटीग्रेशन लगा दी। इंटीग्रेशन लगाने के बाद वो क्या करेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेगा। तो ये उसने आंसर बताया कि 0.905 आपके पास एरिया आ जाता है। फर्दर क्या है, फर्दर आपके पास उसने बताया कि एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन। अब इस केस में सिंपली अगर आप देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने 4 चीज़ें बताई हुई हैं, लिमिट्स भी बताई हैं और कर्व भी बताए हैं। अब यहाँ पे एक तो वो भी बता दिया था कि आपको कि अपर कर्व कौन सा है और लोअर कर्व कौन सा है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, ना तो आपको ये बताया कि अपर कर्व कौन सा है, ना ही लोअर कर्व बताया, ना ही आपको लिमिट्स बताई हैं कि आपकी कि लिमिट्स कौन सी होंगी। अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप फंक्शन ऑब्जर्व करो, फंक्शन का ग्राफ आप बना सकते हो बहुत ईजी। ये क्या है, पैराबोला जो कि डाउनवर्ड ओपन है। ये क्या है, आपके पास स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू रीजन है। हम आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे क्या है, उसने यही कहा है कि फर्स्ट वी स्केच द 2 कर्व्स। स्केच कर लिया, आप देख सकते हो बाय स्केचिंग से कि ये जो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन था, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास येलो लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। येलो लाइन कहाँ पे कट कर रहे हैं, x की वैल्यू 2 पे और x की वैल्यू -1 पे कट कर रहे हैं। सो आपने क्या किया, या अदर वे आउट क्या है, ये डायग्राम जैसे ही आप बनाओगे, डायग्राम से भी आपको पता चल जाएगा कि लिमिट्स क्या हैं। कहाँ से लिमिट पता चल रही है, किधर से रीजन स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वैल्यू x की -1 से रीजन स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक गया हुआ है, x की वैल्यू 2 तक रीजन बाउंड हुआ है। तो x की वैल्यू -1 डायग्राम से लोअर लिमिट हो गई, और अपर लिमिट क्या बन गई, 2 बन गई। अल्टरनेटिव वे क्या है, अगर आपने अगर डायग्राम लेट से नहीं बनाई होती, तो अब आपके पास किस तरह से आप मैथमेटिकली किस तरह से अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। आपने ये करना है कि वो पॉइंट आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है जो दोनों आप यहाँ से देख सकते हो 2 कर्व्स के थ्रू बाउंड हुआ है ना। तो किस तरह से बाउंड होगा कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कंपलसरी करेंगे कि क्लोज रीजन बन जाए। जहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जो दोनों कर्व्स पे लाई करता है। दोनों कर्व्स पे वही लाई करता है जो दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई करेगा। किस तरह से होगा, सिंपली उन दोनों कर्व्स को कंपेयर करके। तो एक कर्व था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा था माइनस एक्स, तो दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करके यहाँ पे जो माइनस एक्स है आप इस साइड ले आओगे, यहाँ ये वाली क्वांटिटी को उसने क्या किया, दूसरी साइड ले गया, तो फैक्टर बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू दिस। फर्दर आपने इसने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। क्या आ गई आपके पास, एक एक्स की वैल्यू -1 एंड एक एक्स की वैल्यू 2। आप देख सकते हो ये वही वाली वैल्यूज है -1 एंड 2, जो कि आपको क्या देंगी, लिमिट बताएंगी। द रीजन रन्स फ्रॉम -1 टू x2। सो x -1 is the lower limit and 2 is an upper limit। और होगा क्या, डायग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हो। डायग्राम में आपको देख के पता चल रहा है कि अपर कर्व कौन सा है,
ये पैराबोला जो है डाउनवर्ड ओपन ये अपर कर्व है, और लोअर कर्व कौन सा, ये येलो लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है -x। तो फर्दर आपने वो फार्मूले में डालनी है क्या कि ए टू बी इंटीग्रेशन करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। नेक्स्ट जॉब आपकी है वैल्यू डालने के बाद कि इसको क्या करना है, इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में उसने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद पावर रूल लगा के इंटीग्रेशन की और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके एरिया का आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो ये कह रहा है आपके पास कि सम टाइम इस तरह का सिचुएशन बन जाती है कि आपके पास जब आप क्या करते हो कि ओवर द रीजन आप देख रहे हो कि ओवर द रीजन ये जो आपको -1 से 2 तक आपने जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया है, -1 से 2 तक थ्रू आउट ये जो पैराबोला है वो अपर कर्व रह रहा है, और जो येलो लाइन है y = -x वो थ्रू आउट लोअर कर्व है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि कुछ पोर्शन में वो एक कर्व अपर कर्व बन जाए और दूसरा कर्व लोअर कर्व बन जाए, आफ्टर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x बिहेवियर चेंज हो जाए कि जो अपर कर्व है वो लोअर बन जाए, लोअर कर्व क्या है अपर कर्व बन जाए, या कर्व वेरिएशन आ जाए। इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे ये एग्जांपल 6 है, आप देख लो क्या चीज़ है। उसने अगेन एग्जांपल क्वेश्चन आपको जस्ट ग्राफ्स बताए हुए हैं, सॉरी स्टेटमेंट बताई है, ग्राफ नहीं दिया हुआ। क्या बताया है उसने, कहा है कि एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये कह रहा है कि फर्स्ट रीजन में बाउंड हो रहा है, अबव बाउंडेड अबव बाय y = स्क्वायर रूट x। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे बिलो बाय x एक्सिस। फर्स्ट रीजन में आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस की अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y = 0। और लाइन तीसरी वाली उसने बताई है कि अब 3 कर्व डिफरेंट बता दिए, क्या 4 बेसिकली सिचुएशंस आ गई हैं। ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा रीजन, दूसरा ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन एक तो इस कर्व से बाउंड हुआ है और ये अपर कर्व है, और बिलो किसके थ्रू बाउंड हुआ है, बिलो बाय 2 डिफरेंट कर्व्स यूज हुआ है। अब डायग्राम पे आते हैं कि किस तरह से इसकी डायग्राम बनेगी। बनाए ज़रा डायग्राम। अब क्या चीज़ आ गई, एक तो कर्व बन गया कौन से वाला, y = स्क्वायर रूट x, ये जो ब्लू लाइन से शो हुआ है y = स्क्वायर रूट x की क्या थी, हाफ यू की शेप है, ये बन गई। उसके बाद क्या चीज़ है, दूसरी बात आपने क्या करनी है, दोनों कर्व्स एट अ टाइम ड्रॉ करने हैं। दूसरा वाली क्या थी, एक्स एक्सिस ये ऑलरेडी ये आपने जब आपने ग्राफ ड्रॉ करने लगे थे तो ये आपके पास दूसरी लाइन है, ये ऐसा एक्स एक्सिस इधर पड़ी हुई है। तीसरी लाइन ड्रॉ करनी थी, तीसरी लाइन क्या है, y = x - 2। किस तरह से होगी, आप x की वैल्यूज डालो, एक दफ़ा x की वैल्यू 0 डाली तो क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करो तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पे कट करेगी, y एक्सिस पे, ये -2 पे कट करेगी। उसके बाद आप इसमें डाल लो, इसमें डालेंगे हम क्या, यहाँ और भी ऑप्शन ये होता है कि आप इसका कर्व बनाने से पहले आप क्या करो कि दोनों को साइमल्टेनियसली रख के सॉल्व कर लो, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जब लिमिट नहीं उसने बताई ना आपको। तो बेटर ये है कि सबसे पहले आप ग्राफ बनाने से भी पहले आप क्या करो, दोनों कर्व्स को कंपेयर करके लिमिट्स फाइंड आउट कर लो। तो दोनों कर्व्स को जब आपने कंपेयर किया है तो एक x की वैल्यू 1 आई है और एक x की वैल्यू 4 आई है। इसका मतलब है कि ग्राफ जो आपको बनाना है स्क्वायर रूट x का, वो भी आपको 0 to 4 तक बनाना है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में 0 to 4 तक बनाया हुआ है। और इसी तरह से जो दूसरा वाला ग्राफ है, दूसरे की वैल्यू भी आपने क्या करनी है, अप टू 4। तो ये वैसे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, -0 वैल्यू डाली इस वाले कर्व में तो -2, 1 डालोगे तो -1। लेकिन आप इसको यहाँ पे देखो कि ये जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो कौन से वाली, y = x - 2, ये हमारे पास x एक्सिस है। लेट्स से आपने ये 0 ले लिया, 1 2 3 एंड 4, अप टू 4 जाना है कि लिमिट्स आपने कंपेयर करके की। अब जब 0 डाला इसमें इस इक्वेशन में तो आंसर आया आपके पास -2, इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने 1 डाला तो आंसर क्या आया, -1। उसके बाद 2 डाला तो 0, उसके बाद 3 डाला उस इक्वेशन में तो आंसर 1 आ गया, और 4 डाला तो आंसर 2। तो ये वैल्यू 2 है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ऑलरेडी पता है, वैसे तो ग्राफ इसका बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन। दूसरा वाला ग्राफ क्या था, स्क्वायर रूट x का ये। वैसे अगर आप ऑब्जर्व करो तो टोटल रीजन ये नीचे वाला भी आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में ऑलरेडी उसने बताया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन पिक करना है जो इन ग्राफ्स के थ्रू। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन कौन सा बनेगा, सिंपली जस्ट ये रीजन। इसलिए उसने क्या किया, ये जो स्ट्रेट लाइन थी बुक पे उसने ये पोर्शन इसका ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ये पोर्शन इसका क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा आपको अगर आप ड्रॉ कर लेते हो।
तो रफ में आप बेशक ड्रॉ करके देख लो, लेकिन स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है कि कौन कौन से कर्व्स उसने कहा है कि आपको क्या करने हैं, किस किस तरह से एरिया को क्लोज करें। तो एक दफ़ा डायग्राम बना के आपने शेडेड रीजन कर लिया। अब ये जो शेडेड रीजन है इस डायग्राम में देखें, 0 से 2 तक आपके पास अपर कर्व क्या है ये वाला, और लोअर कर्व क्या है y की वैल्यू 2। लेकिन आफ्टर टू आपके पास अपर कर्व तो यही रह रहा है स्क्वायर रूट x, लेकिन लोअर कर्व इस केस में चेंज हो जाता है। लोअर केस इस केस कर्व क्या बन जाता है इस केस में, y इज इक्वल टू x माइनस 2। ये आपके पास लोअर कर्व है इस केस में। तो अब इस केस में ये ऊपर उसने बताया हुआ है कि क्या होगा जब आपके पास डिफरेंट रीजन्स पे बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, कर्व्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है उस कर्व्स का, तो अब आप क्या करोगे कि सब रीजन्स में डिवाइड कर लोगे अपना पोर्शन। तो सब रीजन में इस केस में क्या कितने रीजन पे 0 to 2 पे डिफरेंट बिहेवियर एंड देन 2 से 4 पे डिफरेंट कर्व्स का बिहेवियर है। 0 to 2 तक आपका अपर कर्व ये वाला है और लोअर कर्व आपका एक्स एक्सिस है, और 2 से 4 तक आपका अपर कर्व ये है एंड लोअर कर्व ये है। तो अब क्या करोगे, दोनों सब रीजन्स पे आपने अप्लाई करना है। फॉर 0 to, ये वही चीज़ एक्सप्लेन की है जो भी मैंने डायग्राम से बताई। फॉर 0 to 2 f of x माइनस g of x इज दिस एंड 2 to 4 f of x एंड माइनस g of x इज दिस। तो दोनों की वैल्यूज डाल के उसने डाल दी। डालने के बाद अब क्या किया, दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन ले ली। 0 से 2 तक का फंक्शन क्या बन रहा था, f of x माइनस g of x का स्क्वायर रूट x, एंड 2 से 4 तक का क्या बन रहा था, ये बन रहा था स्क्वायर रूट x माइनस एक्स प्लस 2। तो उसकी इसने क्या की, इंटीग्रेशन की नेक्स्ट स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करने के बाद सिमेट्री पुट कर दी और ये आ गया आपके पास एरिया। अब मैंने डाले हैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपको खुद से करने हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करके आपने क्या करना है, मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। जो भी इनमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो इनमें क्या करना है, आपने मेरे से पूछ लेना है। एक थोड़ा सा मैं आपको टच बता देती हूँ कि किस तरह से है। या ये देखें, अब ये वाला वही वाला बिहेवियर है अभी जो आपने ऊपर एग्जांपल पढ़ी है। इस केस में हो क्या रहा है, माइनस टोटल रीजन आपका बाउंड हो रहा है माइनस पाई से x की वैल्यू 0 तक, लेकिन माइनस पाई से पाई तक आपके पास अपर कर्व क्या है, x एक्सिस, जिसकी इक्वेशन क्या है y की वैल्यू 0। तो अपर कर्व f ऑफ x क्या हो गया 0, और लोअर कर्व क्या है, ये जो ब्लू लाइन जो कि ऊपर उसने बताई हुई है कि ये। और फ्रॉम पाई बाय 2 to 0, from minus pi by 2 to 0, upper curve is this and lower curve is y value 0। तो जैसे इस तरह दोनों केस में उसने वेरी सेपरेटली लिखी है, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी सेपरेटली लिख हो जाएगा। फर्दर ये बाकी वाले क्वेश्चन तो इजी हैं कि इस वाले केस में आपके पास लिमिट क्या है 0 से पाई, ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और फिर आपको उसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से पाई। इस वाले क्वेश्चन के केस में आपके पास क्या है, एरिया बाउंड हुआ है माइनस पाई से 0 तक। ये आपका अपर कर्व क्या है, इसमें एक्स एक्सिस जिसकी इक्वेशन क्या है y वैल्यू 0, y इक्वल टू 0 एंड लोअर कर्व इज दिस। तो सिंपली इंटीग्रेशन आपको क्या आ जाएगी, माइनस पाई से 0, 0 माइनस दिस करोगे तो सिंपली जस्ट ये माइनस दिस फैक्टर आ जाएगा, और फिर आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये वो वाले पार्ट हैं जिनमें आपका फंक्शन बिहेवियर चेंज हो रहा है डोमेन पे। कहाँ से कहाँ पे कट करें, टोटल रीजन बाउंड हुआ है माइनस 2 से 2 तक, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो माइनस 2 से 0 तक अपर कर्व ये पिंक लाइन है, और लोअर कर्व क्या है, ये ब्लू लाइन। और 0 से 2 तक जाते हुए ब्लू लाइन अपर कर्व बन गई है और पिंक लाइन क्या होगी है, लोअर कर्व। तो अब क्या करोगे, सेम ऊपर जैसे किया है माइनस 2 से 0 तक एक दफ़ा इंटीग्रेशन होगे, उस केस में एक अपर कर्व ये वाली डालोगे, देन माइनस ये करोगे, एंड देन 0 से 2 तक के लिए ये वाली की आप करके ब्लू वाले कर्व की माइनस लोअर कर्व की करके कैलकुलेट करोगे। आपको करके सॉल्व, अगर कोई कन्फ्यूजन आएगी तो आप मुझे पूछ लिएगा।